नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता और आज हम बात करेंगे सोने चांदी के बढ़ते दामों को लेकर के, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ते गए और फेस्टिवल सीजन, दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, आप कहिए भाई दूज, तमाम त्योहार है तो होड़ भी मची हुई है कि किस तरीके से जल्दी से सोना चांदी लोग खरीद ले। और आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ है शरद कोहली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच आयुषी। शरद कोहली जी, क्योंकि सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सबसे पहले आपसे बेसिकली यही जानना चाहेंगे कि बताइएगा बढ़ क्यों रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं आयुषी, अगर हम जाएं तो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, जो अगर लंबी लिस्ट है कारणों की, पर मुख्य कारण मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, आपने पूछा है तो। हाँ। तो सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक होता है, अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, इंग्लैंड में उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। ये सेंट्रल बैंक्स पिछले 2 साल से 2023 के बाद से लगातार सोना अपने करेंसी रिजर्व्स में रख रहे हैं, उसको लगातार खरीदे जा रहे हैं। अब इसी कारण से दूसरा कारण निकल के आता है कि आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको क्या गहने बनवाने हैं या उनको कोई कंगन बनवाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूएस डॉलर दुनिया की बड़ी करेंसी माना जाता है, आज भी माना जाता है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं खासकर, उसके बाद से जो उन्होंने आर्थिक नीतियां लागू करी हैं, ये टैरिफ वॉर, कभी कुछ रोज़ हम डोनाल्ड ट्रंप साहब से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, उसकी वजह से ऐसे मान रहे हैं दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के शायद डॉलर का जो दबदबा है, जो डॉलर की दादागिरी है, वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी या कमज़ोर पड़ जाएगी। तो आप देखिए कि दुनिया का करीब 60 से 70% जो ट्रेड होता है दो देशों के बीच में, वो डॉलर में होता है। दुनिया के जो करेंसी रिजर्व्स हैं वो भी करीब 60-70% डॉलर्स में है। दुनिया का जो लेन देन उधार दिया जाता है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर में दिया जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर, और यही नहीं आयुषी, ये भी है कि इन देशों ने अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स में बहुत बड़े स्तर पर निवेश किया हुआ है। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, $1 ट्रिलियन मैं न्यूज़ 18 जितने भी रीजनल के फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, दर्शक हैं, उनको बता दूं कि 88-89 लाख करोड़ का $1 ट्रिलियन होता है। रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतने बड़े मात्रा में निवेश किया हुआ, तो उनको अब लग रहा है कि अमेरिका या यूएस डॉलर निवेश के लिए अब उतना ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है, सुटेबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ से अपने निवेश को निकाल रहे हैं। अब इतनी बड़ी मात्रा में जब निवेश निकाल रहे हैं, आप भी जब मान लीजिए अपनी कोई एफडी तोड़वाते हैं और कोई काम ना हो आपको, पैसे तोड़वाते हैं, तो आप सोचते हैं अब कहाँ लगाया जाए। तो उन लोगों को सोना अगला बेस्ट वैल्यू दिख रहा है जहाँ पर लगाई जाए, तो वो सारा पैसा वहाँ से निकल के धीरे धीरे सोने में जा रहा है। तो ये, और प्लस क्या होता है कि सोना ऐसी चीज़ है जब 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 अनिश्चितता का माहौल बनता है, जब जब अनसर्टेनिटी होती है, मतलब ये समझ में नहीं आता आगे क्या होने वाला है, जब ऐसा माहौल क्रिएट होता है तो उस समय सोने की तरफ लोग जाते हैं। सोने को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, कि जब सब तरफ अनिश्चितता हो जाए तो सोने को आप लेना शुरू कर दीजिए। तो ट्रंप साहब ने जो, खासकर जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने जो नीतियां लगाई हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। आप जानते हैं, सुबह कुछ हो जाते हैं, दोपहर को कुछ हो जाते हैं, अगले दिन कुछ हो जाते हैं, बयान आते हैं, चर्चाओं में भी रहते हैं, बिल्कुल अजीबोगरीब बयान होते हैं। कई बार तो ऐसे बयान होते हैं जिनका कोई तथ्य नहीं होता। अभी उन्होंने भारत के बारे में कहा कि भारत तेल लेना बंद कर रहा है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने उसकी पुष्टि नहीं करी। तो कहाँ से वो बयान निकाल के लाते हैं हमें नहीं पता। तो इसलिए इस अनिश्चितता के माहौल में लोग सोने की तरफ जा रहे हैं। इस आर्थिक अनसर्टेनिटी की वजह से लोग सोने की तरफ निवेश अपना बढ़ा रहे हैं, ये कारण हो गया। और एक बड़ा कारण है आयुषी, अगर हम देखें कि जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है कि जब दुनिया में लड़ाई के माहौल बन जाता है। और आप देखें कि 2 शब्द पहले नहीं सुनाई देते थे, आजकल बहुत सुनाई देते हैं। पहला शब्द है वर्ल्ड वॉर 3, विश्व युद्ध तीसरा। विश्व युद्ध दूसरा 1945 में ख़त्म हुआ था। तो नेटो और रशिया के बीच में इस समय बहुत तनातनी है। मतलब वहाँ पर नॉर्दर्न रशिया में और सदर्न बाल्टिक रीजन में, जहाँ पर नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क ये देश है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, उसके नीचे आए तो वहाँ पर ट्रूप्स की तैनाती हुई है। स्वीडन में आयुषी, आपको शायद पता होगा, ये तक कह दिया गया है कि आप अपने घर का कुछ महीने का राशन इकट्ठा करके रख लीजिए। बिल्कुल, हाँ। तो इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसी बात है जो सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि आप राशन, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ थोड़ी तनातनी बनी हुई है। अब पुतिन साहब को वो प्रोवोक कर रहे हैं, पुतिन साहब उनको प्रोवोक कर रहे हैं, ये तो वही जाने। पर लड़ाई का माहौल इधर, कभी कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का,
इजराइल हमास की संधि कराई गई थी हाँ और उस संधि में अभी से क्रैक्स दिखने लगे हैं। अब देख रहे होंगे कि वो कुछ डेड बॉडीज उन्होंने वापस नहीं करी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये वो लड़ाई फिर से शुरू हो जाए। तो कुल मिला के मैं बात करूं तो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, ये भी सोने की कीमतों को बढ़ाती है। तो ये सारे कारण हैं। और अभी हाल में जो कारण बना है, ये मुझे लगता है ये मैं जिक्र नहीं क्योंकि करूंगा। कोहली जी आपने बहुत डीपली सारी चीजें समझाई हैं कि किस तरीके से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा था भाई बढ़ रहा है घट रहा है, लोग इसी में कंफ्यूज हो जा रहे थे। अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक लोगों के जहन में जो सवाल कि आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा, या लोग ऐसा कह रहे हैं कि अभी फेस्टिवल सीजन है, आप इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं तो इसके बाद सोना चांदी सस्ता हो जाएगा, ऐसा लोगों में भ्रम है क्या ऐसा? देखिए, पहले मैं तो ये स्पष्ट कर दूं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मैं कहना ही चाह रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि सोने चांदी के भाव कैसे बनते हैं। मुझे लगता है ये सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, दर्शकों को समझना चाहिए। अमेरिका में एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जहाँ पर सामान ट्रेड होता है, उसको हम कॉमेक्स बोलते हैं। वहाँ पर सोने का भाव खुलता है। वो लोग इसको ट्रॉय आउंस में नापते हैं। हम लोग जैसे पहले तोला नापा करता था, अब यहाँ 10 ग्राम नापा जाता है। वो लोग उसको आउंस में नापते हैं। तो करीब 31-32 ग्राम के आसपास का एक आउंस होता है। 4,300 और 4,200 डॉलर के बीच में ये घूम रहा है इस टाइम। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो मैं इस समय की कीमत में बोलूँ तो वहाँ पर खुलता है। उसके आधार पर भारत में जो सराफा बाज़ार एसोसिएशन है वो इसके दाम खोलती है। पहले वो आउंस को 10 ग्राम में कन्वर्ट करती है और फिर डॉलर को रुपए में, उसके हिसाब से भाव खुलता है। तो मैं पहले तो ये बहुत ही पुख्ता तौर पे कहना चाहूँगा कि भारत में ना अक्षय तृतीया, ना धनतेरस, ना शादी के सीज़न से इस पर कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है। 100, 200, 300 रुपये इधर उधर होता है, वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। मुख्यतः ये इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय होता है, उसके आधार पर यहाँ पर खुलता है। तो इसलिए ये हमारे फेस्टिव सीज़न से सोना एक अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू है। हमारे फेस्टिव सीजन पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कोहली जी, और आपने ये क्लियर भी कर दिया कि भाई ऐसा नहीं कि आप फेस्टिव सीजन है तो भागिए और सोने चांदी पर इन्वेस्ट कर लीजिए। धनतेरस ही देख लीजिए, उस पर भी लोगों ने सोचा कि हम सोने चांदी खरीदेंगे। आपसे ये सवाल रहेगा मेरा अगला कि इन्वेस्ट करे किस पे, यानी कि गोल्ड बनवा ले, ज्वेलरीज पे करे या क्वाइन पे करे, किस चीज़ों पे? देखिए, ज्वेलरी मुझे लगता है कि आप महिला हैं, आप इस बात को और बेहतर समझ पाएंगी। ज्वेलरी की एक ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। आपने कोई हार बनवाया या कंगन बनवाए या कुछ कान का, नाक का, जो भी बनवाया, तो उसको बनाने के लिए पहली बात तो 24 कैरेट सोना नहीं लगता है। 24 कैरेट में ज्वेलरी नहीं बन सकती, वो मुड़ जाएगी। तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो जब आप उसको बेचने जाएंगे तो उसमें वो, आपने सुना होगा, सुनार लोग जो हैं, ज्वेलर्स, वो कुछ काट लेते हैं, मेकिंग चार्जेस भी जाते हैं। तो आपको ज्वेलरी में निवेश करने में क्या होगा, जब आप उसको भुनाने जाएंगे तो आपका मुनाफा काफ़ी हद तक कट जाएगा। तो इसलिए अगर निवेश के लिए लेना है तो मुझे लगता है कि आपको ETF, आजकल नए चले, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। वो लोग आप वहाँ निवेश छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं। वो लोग पीछे उतना सोना चांदी खरीद के रखते हैं, उसमें आप करिए। या फिर आप बार्स और कॉइन्स में करिए, 24 कैरेट वाले जो होते हैं। क्योंकि ज्वेलरी को सिर्फ एक सजावट का या एक पहनावे की चीज़ ही रखना चाहिए। और इसीलिए मैं ये सलाह देता हूँ, बहुत से लोग मुझसे ऐसे पूछ रहे थे कि ज्वेलरी, शादियों का सीज़न आ रहा है, ज्वेलरी बनवानी है, तो मैंने उनको ये सलाह दी कि तो आजकल बहुत सारे ज्वेलरी के जो ब्रांड्स हैं उन्होंने कम कैरेटेज की ज्वेलरी निकाली है। जैसे नॉर्मली ज्वेलरी जब आप खरीदते हैं तो 22 कैरेट की होती है, तो अब उन्होंने 18 कैरेट, 14 कैरेट, बल्कि 9 कैरेट की भी ज्वेलरी निकाल रखी है। देखने में उनकी बिल्कुल बनावट, देखिए मुझे नहीं लगता शादी में आपने ब्याह में पहना है को पूछेगा भाई कितने कैरेट की आपने पहनी हुई है, ऐसा लोग जनरली नहीं पूछते हैं। लोग बस देखते हैं गोल्ड, हाँ, देखते हैं आपने सोना है या चांदी। बिल्कुल, आपने इंस्टा अपना रील बनानी है, फोटो एल्बम के लिए खिंचवानी है, वो खिंचवा लीजिए। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इन्वेस्टमेंट को और ऑर्नामेंट को अलग अलग करके देखें। पहले ये एक ही माना जाता था। आपने सुना होगा कि हमारे पुराने पुश्तैनी हार पड़े हुए हैं, हमारी दादी जी के टाइम के हैं। कोई सास अपनी बहू को दे के जाती थी, कोई माता अपनी बेटी को देती थी कि इसको संभाल के रखना, ये हमारे पुश्तों से चला आ रहा है, बहुत महंगा 9 लखा हार है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा है आप ऑर्नामेंट को और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना चाहिए। आपको पहनने के लिए जो चाहिए वो आप अलग लीजिए, लो कैरेटेज का ले लीजिए, उससे आप खरीद भी पाएंगे। क्योंकि आप 22 कैरेट का लेके जाएंगे तो 22 कैरेट का तो बहुत पैसे चले जाएंगे आपकी जेब से। और एक और मैं सलाह देना चाहता हूँ आयुषी, जो शायद दर्शकों ने, पता नहीं, मुझे नहीं पता सुनी है कि नहीं, कि भारतीय घरों में हमारे यहाँ 27 करोड़ परिवार रहते हैं। हमारी 140-45 करोड़ की आबादी है।
अगर मैं इसको परिवारों में बनाऊं तो 27 करोड़ परिवार हैं। राइट। और ऐसा माना जाता है कि भारत में, हालांकि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कुछ और कहती है, पर मेरा ये मानना है कि भारत में घरों के अंदर 25,000 टन सोना रखा हुआ है। 25,000, एक टन में 1,000 किलो होते हैं। 25,000 टन सोना रखा हुआ है। इतनी बड़ी, सब छोटे से छोटा परिवार भी होता है, उसमें भी आपको कल कान के झुमके मिल जाएंगे, अंगूठियाँ मिल जाएंगी, पतली चेन मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि वो आप अगर ज्वेलरी लेना ही चाहते हैं तो मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। और तानिष्क के सीईओ ने भी यही सलाह दी कि आप उस पुरानी पड़ी हुई ज्वेलरी से नई ज्वेलरी बनवा लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपका कैश नहीं जाएगा, क्योंकि महंगा हो चुका है इतना। अब कहाँ 1,30,000, 1,32,000 प्रति 10 ग्राम हो चुका है। तो आप 10 ग्राम भी लेने जाएंगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो उस पुरानी ज्वेलरी से उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी नई ज्वेलरी आ जाएगी, और क्योंकि आप लो कैरेटेज बनाएंगे, हो सकता है आपके हाथ में कुछ कैश भी आ जाए। और दूसरा ये है कि आप निवेश के लिए उसको नहीं यूज़ करेंगे, निवेश के लिए पैसा अलग निकाल लीजिए, इसको अलग निकाल लीजिए। तो ये मेरी सलाह है। बाकी देखिए, हर किसी, थोड़ा सोने के साथ ना हमारी आयुषी इमोशनल वैल्यू भी होती है, कनेक्ट होते हैं बिल्कुल, तो और इसलिए खासकर महिलाओं के जी बिल्कुल। और खासकर अगर कोई पुश्तैनी हार या पुश्तैनी चूड़ी कंगन है तो वो थोड़ा बेचते टाइम ऐसा लगता है कि कोई जैसे कुछ जा रहा है, वाकई दर्द होता है। तो अगर ये तो आपको देखना होगा, परंतु ज्वेलरी को लो कैरेटेज से बनवाएं और निवेश के लिए आप उसको अलग करें, ये मैं सलाह देना चाहता हूँ। और अगर आपको रखने की दिक्कत है घर में लॉकर या चोरी का भी डर है, तो इसलिए आप ETFs लेके चलिए, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं। उनमें आप निवेश करिए, बड़े आराम से ये मिलते हैं, और उसको आप लेके वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे, और बिल्कुल आपको उसकी उतनी ही कीमत, जैसे जैसे सोना चांदी बढ़ते जाएंगे आपको उतने पैसे मिलते जाएंगे। बिल्कुल। इसी बीच एक मेरा सवाल आपसे रहेगा कोहली जी, क्योंकि आपने कहा अगर पुरानी ज्वेलरीज आपके पास रखे हुए हैं तो आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसे भी मिल जाएंगे और नई क्वालिटी का वो बन भी जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सोने चांदी के भाव बढ़ेंगे। तो क्या ये सही है? जी हाँ, मैं तो देखिए, जो लोग सोने के निवेशक हैं या जो ज्वेलरी ले रहे हैं, उनको तो यही सलाह है कि वो लंबे वक्त के लिए रखें। हो क्या रहा है आजकल, क्या हो रहा है कि लोग निवेशक बनकर आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। मतलब वो सोच के आते हैं मैं 5 साल के लिए अब सोना ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो मैं इसको रख। और जैसे ही वो देखते हैं कि एक मुझे अभी शख्स मिले, उन्होंने 1 लाख पर लिया था, अब जैसे ही कीमत 1,30,000 हुई, उन्होंने उठा के बेच दिया। जबकि मुझे लगता है कि अगर वो लंबे वक्त तक रखते तो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो अगर आप ज्वेलरी के लिए देखिए, फिर मैं ये बात दोहराना चाहूँगा, आपने जो बात पूछी है उसी में से निकल के आती है कि ज्वेलरी के लिए, अगर आप ज्वेलरी लेनी है आपने, तो ज्वेलरी के लिए सिर्फ उतना ही, पहले लोग अपना निवेश भी ज्वेलरी में कर देते थे। मेरे शायद यहीं से आपका सवाल लेके आया है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, अगर इसको आसान भाषा में समझाऊँ, कि जो ज्वेलरी के लिए आपने पैसा लगाना है वो ज्वेलरी में लगाइए और लो कैरेटेज में लगाइए, क्योंकि ज्वेलरी भी चाहिए। अब आप कहीं शादी ब्याह में, फंक्शन में जा रहे हैं तो वो भी पहनना ज़रूरी है। पर अगर आप निवेश के लिए पैसा ज्वेलरी में मत लगाइए, निवेश के लिए पैसा आप ETFs या बार्स और कॉइन्स 24 कैरेट के आते हैं जो हॉलमार्क होते हैं, 24, उसमें पैसा लगाइए, आप ज्वेलरी में पैसा को मत लगाइए। बिल्कुल। क्योंकि हम बात सोने चांदी की कर रहे हैं, आजकल सोना चांदी कई लोग कहते हैं मिलावटी हो रही है, नकली कह सकते हैं, कई लोग इसके शिकार भी हो जाते हैं। अमूमन हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि नकली सोना, तो इसकी पहचान कैसे करें, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये तो आपने सवाल पूछा है जिसका एक कसौटी होती है, एक पत्थर होता है काले रंग का, आपने देखा होगा, जो ज्वेलर्स के पास होता है। जब आप सोना लेके जाते हैं तो उसको रगड़ कर देखते हैं। तो ये तो एक डेमोन्स्ट्रेट करने वाली चीज़ है कि कौन सा 22 कैरेट का है, कौन से 24 का है। बाकी मैं मोटे तौर पे बताया था, मुझे मालूम तो है, पर क्योंकि हमारे पास यहाँ कसौटी नहीं है, तो जब आप 24 कैरेट को कसौटी पर रगड़ते हैं तो वो बिल्कुल पीले रंग का चमकदार होता है। जैसे जैसे कैरेटेज कम होती जाती है, वो जो पीले रंग की चमक है वो फीकी लेमनिश होती जाती है। वो पीले से हट के हल्का पीला, फिर और हल्का पीला। ये बाकी मैं सलाह ये दूंगा कि अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो आप हॉलमार्क वाली ज्वेलरी लें। सब ज्वेलरी के पीछे आजकल हॉलमार्क आता है, आप वो लें और कहीं से चेक करवा लें। और मैं तो ये भी सलाह दूंगा आप लोगों को कि आप ज्वेलरी लें तो आप ब्रांडेड लें, जैसे MMTC का आता है या जो स्टैम्प्ड गोल्ड आता है, उस टाइप का गोल्ड लें। मुझे लगता है हर जहाँ कहीं से गोल्ड नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये चांस है कि मिलावट। और उसको आप एक बार, उनके पास कसौटी होती है जो मैंने आपको पहचान बताई है, आप कसौटी पे जैसे ही लकीर डालेंगे तो गाढ़े पीले रंग की अगर चमकीली रंग की लकीर आ रही है तो वो 24 कैरेट है, उससे थोड़ी हल्की आ रही है। अब आपको पता कैसे लगेगा, आप चारों, मतलब 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट, आप चारों की लकीर उस कसौटी पर डाल के देखिए, आप स्वयं पहचान जाएंगे कि कौन सा वाला बिल्कुल प्योर है और कौन सा मिलावट वाला है।
क्योंकि आपने यहाँ पर ये भी चीज़ें क्लियर की है, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया भी है। उम्मीद है जो दर्शक देख रहे होंगे जब वो सोना चांदी खरीदेंगे तो इन बातों का खास ख्याल रखेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कोरी जी, क्योंकि सोने चांदी की हम बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए और अमूमन सोना चांदी अगर इन्वेस्ट आगे के लिए कर रहे हैं तो ये कितना सही रहेगा? मुझे लग रहा है किसी भी निवेशक को आयुषी इस समय अगर उसके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। या मान लीजिए, चलिए मैं 10 लाख नहीं कहता क्योंकि लोग फिर ट्रोल करके कहते हैं अरे भैया कहाँ 10 लाख हाँ, है, हमें हाँ, तो हाँ। 1 लाख रुपए आपके पास है, हाँ। तो उसमें से 20 से 25% हाँ। आपको सोने चांदी में निवेश करना चाहिए। बाकी का निवेश आप अपने फिक्स डिपॉजिट्स हैं, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, SIP है, आप रियल एस्टेट है, उसमें करिए, परंतु 20 से 25% आप रखिए, क्योंकि ये एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है। कल को अगर मान लीजिए, जिस हम शुरू में हमने बात की थी विश्व युद्ध की, न्यूक्लियर शब्द की बात की थी जो पहले नहीं करी जाती थी, तो अगर कल को वो ऐसा कुछ होता है तो ये सोना आपको प्रोटेक्ट करेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट्स अगर आपकी फेल हो जाती है या इतना रिटर्न नहीं देती हैं, तो सोना चांदी आपके लिए एक शील्ड बन के आ जाएगा। इसको हिंदी में कवच कहते हैं, एक कवच का काम करेगा और आपको ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी हेज करता है। तो मुझे लग रहा है कि 20-25% आपको रखना चाहिए। और मैं फिर आपको बताना चाहूँगा एक ज़रूरी बात और, कि बहुत ज़्यादा सोना चांदी लॉकर में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। मैं ये भी बता दूं सबको कि लॉकर का जो इंश्योरेंस होता है, जितना आप किराया देते हैं साल का लॉकर का, मान लीजिए आपका साल का किराया 1500 रुपये है, तो कुल 100 गुना उससे ज़्यादा इंश्योरेंस होता है, यानी कि 1.5 लाख तक का इंश्योरेंस होगा। अगर आपने लॉकर में इससे ज़्यादा सामान रख दिया है और कल को भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो आपको 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके। वो सारा आपका पैसा चले जाएगा। तो इसीलिए हम सलाह देते हैं कि थोड़ा बहुत सोना चांदी लेना है तो आप रखिए, घर में रखिए, अगर आप घर में सेफली रख सकते हैं, वरना आप ETF में रखिए। ETF एक डीमैट अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट की तरह होता है, तो वहाँ आपका सेफली पड़ा रहेगा। और जो ज़रूरी बात मैं आखिरी बोलना चाहता हूँ कि इसको लंबे वक्त के लिए रखिए। जैसा मैंने कहा, लोग निवेशक बनकर आ रहे हैं और ट्रेडर बनकर जा रहे हैं, तो इसको लंबे वक्त के लिए रखिए। और चांदी के लिए एक छोटा सा कमेंट आपकी इजाज़त से मैं करना चाहूँगा कि चांदी का इस्तेमाल भी होता है। चांदी जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ में आती है, सोलर पैनल्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में। तो चांदी की कंजम्पशन यानी इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, इसलिए आपको चांदी कई दफ़े सोने से तेज़ दौड़ती दिखती है। और आप देखें तो चांदी ने हाल में बहुत तेज़ दौड़ा, इनफैक्ट सोने से बेटर रिटर्न दिया है। अब हम इसी साल का ले तो मुझे लग रहा है चांदी को भी उतनी ही अहमियत देना चाहिए। मुझे लगता है सोने की चांदी हो रही है और चांदी नया सोना बनता जा रहा है, ऐसा अगर मैं बोलूँ तो। बिल्कुल। और कहते हुए सोना कितना सोना, क्योंकि आजकल ऐसे ही जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं, उसमें क्योंकि एक जनरल सवाल है कोली जी, आजकल ऐसी बातचीत भी होती है तो लोग कहते हैं भाई सोने चांदी का भाव तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी जितना हो सके खरीद लो, वहाँ पर इन्वेस्ट कर लो। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं? इस तरीके की मतलब भ्रम नहीं फैलना चाहिए ना, लोगों में थोड़ा सा पेशेंस वो रख सकते हैं कि भाई इसके बाद जब फेस्टिवल सीजन खत्म हो तो उसके बाद भी वो आराम से खरीद सकते हैं। मैं बस इतना मुझे लगता है कि एक तो आपको एक मुश्त नहीं लगाना चाहिए, मतलब एक साथ सारा आपने उठा के इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको क्या करना, जैसे अब मैं परसों और कल की बात करता हूँ। तो परसों जैसे मैंने बताया आपको $4,350 था। चलिए मैं रुपए में बात करता हूँ, लोग कहेंगे भाई यहाँ डॉलर क्यों बोले जा रहा है बार बार। 1,34,35 हज़ार के करीब पहुँच गया था। ठीक है। और परसों रात और कल रात में या आज सुबह में ये गिरकर फिर 1,26,27 हज़ार तक आ गया। थोड़ी बहुत करेक्शन इसमें आती है। बाय द वे, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इतनी जल्दी ये हार्ट बीट की तरह ऊंचा नीचा क्यों होता है, तो सोने में स्पेकुलेशन भी बहुत होती है, उसको हम सट्टेबाजी कहते हैं। एक कमोडिटी एक्सचेंज है जहाँ पर सोना लाखों हज़ारों किलो रोज़ बेचा और ख़रीदा जाता है, पर फिजिकली ना लिया जाता है ना दिया जाता है, सिर्फ उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बिकते हैं। तो जब वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं लोग, प्रॉफिट कमाते, मुनाफा वसूली करते हैं, तो गिर जाता है। और वहाँ पर जब बहुत सारे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि आप खरीदने के बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो बढ़ जाता है। तो इसलिए इसके कीमत में फ्लक्चुएशन दिखता है। तो जब जब इसमें करेक्शन आए तो तब आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके लेने में ये फ़ायदा होगा कि कभी आपको बहुत कम कीमत पे मिल जाएगा, कभी थोड़ा उससे ज़्यादा कीमत पे मिल जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा कीमत पे मिल जाएगा। तो ऑन एन एवरेज आपको 1-2 महीने, मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए लगाना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 20-20 हज़ार रुपए करके आप 10 किश्तों में लगाएं, थोड़ा थोड़ा, एक हफ्ते में, 10-10 दिन में। तो कोई बात नहीं, आपने 2-3 महीने आपको निवेश में लगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आप तो लंबे वक्त के लिए ले रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए, लंबे वक्त के लिए लगाना चाहिए। कोशिश करें ETF में लगाएं या बार्स एंड कॉइन्स लें,
मैं फिर कहना चाहूँगा कि ज्वेलरी को सिर्फ पहनने का पहनावे की तरह लें, ज्वेलरी को निवेश की तरह ना लें। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई भी है क्योंकि अभी लोगों में भ्रम भी बहुत तरीके से फैल गया था। मैंने ये देखा कई लोग ऐसे कमेंट भी करते हुए नज़र आए थे कि भाई सोने चांदी महंगे हो रहे हैं, आने वाले टाइम में कैसे शादी ब्याह अगर करना है तो कैसे इन्वेस्ट करें। तो आपसे जानना चाहेंगे, मान लीजिए आने वाले टाइम में जिन पेरेंट्स थोड़ा सा रहता है ना कि जो नॉर्मल फैमिली होती है वो उसको डर रहता है कि भाई आगे शादी करनी है बेटी की तो सोना चांदी इन्वेस्ट करें, तो उनको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे और कुछ ऐसे राय जो आप आम दर्शकों को देना चाहें सोने चांदी से जुड़ी हुई। जी हाँ, अगर आपके घर में शादी है, आप अपनी बिटिया को, अपनी बहू रानी को, जिसको भी आप अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, जिसको भी आप गिफ्ट करना है, अपने समधियों को, जो भी आप देना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा। मैं फ़िलहाल अपने घर की बात करता हूँ, यानी कि आपको बेटी के लिए शादी के लिए इकट्ठा करना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बेटी से अपने परिवार को बिठा के बात करिए। मान लीजिए आपका गोल्ड खरीदने का बजट 5 लाख रुपए है। मैं एक उदाहरण लेके मुझे चलना पड़ेगा, कोई कह सकता है भाई 5 लाख नहीं होता, पर मैं एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ। तो आप क्या करिए कि उसमें आप अपनी बेटी से, अपनी बहू से, जिससे भी आप ये बात कर लीजिए कि आपको ज्वेलरी कितनी चाहिए। और आप मान लीजिए उसने कहा कि ज्वेलरी एक मुझे शादी वाले दिन पहननी है, एक मुझे सगाई वाले दिन पहननी है, एक मुझे रोके वाले दिन कुछ पहनना है, एक मुझे जिस दिन प्री वेडिंग शूट होगा उस दिन पहनना है। तो अगर इस तरीके का है तो आप उतना ही लो कैरेटेज की आप ज्वेलरी बनवा लीजिए। बजट अपना 5 लाख ही रखिए। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटी को कहे अब तुम 5 लाख का मत लो, बाकी का जो बचा हुआ पैसा है उसको आप उसके लिए गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार लेके दे दीजिए, उसको दे दीजिए, आगे उसके कभी काम आएगा। पर ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, ये मैं बार बार, हमने इस बात को कई बार बोला है क्योंकि लोग ये गलती कर रहे हैं। और जनरल सलाह मैं ये देना चाहूँगा कि आप सोने चांदी पर नज़र रखें, और सोना चांदी पहुँच से बाहर ज़रूर हुआ है, पर जो हमारे भारतीय परंपरा है, जो भारतीय ट्रेडिशन है, जहाँ पर सोना चांदी बहुत सारे ओकेजन्स पे किया जाता है, उसको आप करिए, कम खरीद लीजिए, खरीदना बंद मत करिए, और इसमें निवेश करके रहिए। और सबसे बड़ी सलाह, लंबे वक्त के लिए इसको रखिए, बार बार खरीद बेच मत करिए। बिल्कुल, इन विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि देखिए सोना चांदी बढ़ रहा है तो, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कर ले, गोल्ड बनवा ले, चीज़ें कर ले। और हमारे साथ कोहली जी ने ये भी बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़ा हुआ है, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। सोने चांदी पर इन्वेस्ट आराम से कीजिए, और हाँ, अभी अगर सोना महंगा हो रहा है तो पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।